तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग साउंड में अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, बिकॉज बीच में छुट्टी भी हो गया था और उम्मीद कमी है कि आप लोग पढ़े भी होंगे। पढ़े थे क्या छुट्टियों में? अगर पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे तो याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। तो साउंड इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ वेव। वेव के दो फॉर्म होते हैं, एक हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल और एक हो जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो जो साउंड होता है एक वन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्म है एंड इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। यस अदिति, वेरी गुड। तो जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है वाइब्रेशन की वजह से, जिसमें जितना ज्यादा वाइब्रेशन वो साउंड उतना ही ज्यादा लाउड होगा, है ना। तो जो लाउड होता है, लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बताया था क्या? जो साउंड का लाउडनेस होता है वो साउंड के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड, है ना। इसको ही बोलते थे एम्पलीट्यूड। तो जिसका ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका लाउडनेस उतना ही ज्यादा होता था, है ना। तो अगर आप बहुत तेज पटकोगे किसी चीज को या किसी चीज पर बहुत ही ज्यादा तेजी से स्ट्राइक करोगे तो वो उतना ही ज्यादा वाइब्रेट करेगा, है ना। जो जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा उसका उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वो उतना ही ज्यादा लाउड होगा। एक्चुअली ईयरफोन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। साउंड आई थिंक क्लियर होगा यार। सुबह से ये मेरी तीसरी क्लास है, सबको सुनाई दे रहा था। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्या साउंड में? यस समीर, साउंड इज क्लियर। यस, आई थिंक इको नहीं हो रहा होगा। हाँ ओके, क्लियर क्लियर। हाँ थोड़ा इको है बट समझ में आ रहा है ना। दैट्स ओके, फाइन। ओके आर्या, ठीक है। सो अगर किसी चीज पर बहुत ही हार्ड स्ट्राइक करेंगे, बहुत तेजी से स्ट्राइक करेंगे तो वो उसमें उतना ही ज्यादा लाउडनेस होगा, बिकॉज उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का वो बहुत ज्यादा होगा, और जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड वो उतना ही ज्यादा लाउड होता है, ठीक है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। सो साउंड कैन ट्रेवल इन ऑल काइंड ऑफ मीडियम, इवन इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है साउंड का वो हो जाता है सॉलिड में, सबसे ज्यादा होता है, देन लिक्विड में होता है, एंड देन गैस में होता है। सबसे कम स्पीड गैस में होगा और सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में होता है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, बिकॉज वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है साउंड प्रोपेगेशन के लिए। ओके, हाँ अंशु, प्रेजेंट साउंड में कराता हूँ। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आज का टॉपिक यही रहेगा, प्रेजेंट साउंड एंड नॉइस एंड देन आवर ह्यूमन ईयर। तो आज आपका टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा। ओके, तो साउंड की स्पीड जो नॉर्मली हम लोग कंसीडर करते हैं वो है 330 मीटर पर सेकेंड, ओके, और 340 मीटर पर सेकेंड। आइदर ये क्वेश्चन में या तो आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो 340 ही कंसीडर करिएगा, 330 कम ही किया जाता है। हाँ ये मैं एयर की बात कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ऑब्वियसली ज्यादा होगा, कितना होगा ये मुझे नहीं याद है, तो आपके पास गूगल है, आप गूगल कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद और क्या क्या मैंने बताया इसमें साउंड में। ऑडिबल रेंज ह्यूमन का क्या होता है? ओके 5960 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ग्रेट। क्या सारे सॉलिड में 5960 होता होगा? नो नहीं ना, इसलिए सॉलिड का कोई याद नहीं रहता है, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग एयर में 340 मीटर पर सेकेंड आते हैं, अभी आयरन में कुछ और होगा, वुड में कुछ और होगा,
तो और साउंड इन सॉलिड याद रखना थोड़ा मुश्किल है। ऑडिबल रेंज जो होता है आर्यन ने बताया कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ये हमारा ऑडिबल रेंज होता है। अगर इतने से छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? इंफ्रासोनिक। ये हो जाता है इंफ्रासोनिक। और इससे अगर ज्यादा हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक भी एटमॉस्फेयर में साउंड होता है जो जिसे हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, जिसे हम लोग सुन नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे ऑडिबल रेंज से कम, मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम और 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा सुन पाते हैं। जस्ट लाइक योर जो डॉग होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड भी सुन पाते हैं। तो कुछ साउंड जो आप सुन नहीं पाते हो वो सुन करके और तुरंत रिएक्ट करते हैं। यस अली, कुछ डाउट है? अली आपको कुछ डाउट है क्या? हाँ समीर बोलिए। समीर बोलिए, हैंड रेस किया आपने। ओके, ऐसे ही हो गया होगा फिर। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का वी कैन साउंड अबव 2000 हर्ट्ज। 2000 हर्ट्ज नहीं, ये 20,000 हर्ट्ज है ना। 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। जो अल्ट्रासोनिक होता है वो इससे ज्यादा होता है। अल्ट्रासोनिक का यूज अगर देखा जाए 3 यूज में आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जो पानी के अंदर जो मछलियां हैं, फिश, उसमें से जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। या फिर जो हमारे जो सीप होते हैं, वी कैन हियर साउंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज। नहीं समीर, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर इट विल कॉज पेन, है ना, कान के चदरे फट जाएंगे फिर। तो जो सीप होता है, सीप या जो डॉल्फिन मछली होती है, ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। 22,000 हर्ट्ज ईयरफोन का जरा उनका मुझे ये देना स्पेसिफिकेशन, मुझे सेंड कर देना, मैं उसके ऊपर केस दायर कर दूंगा, है ना। 22,000 हर्ट्ज अगर इंसान के लिए अगर वो ईयरफोन बनाया तो इट्स डेंजरस। हाँ, राइनोसोरस इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट्स गुड। ये सब डेटा आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये सब समीर मैं बताता हूँ पिच किसको बोलते हैं, अभी टर्मिनोलॉजी पर थोड़ी देर में आ जाएंगे। अल्ट्रासोनिक का मैं एप्लीकेशन बता रहा था कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो सीपमेट के जो नेवी होते हैं, जो पानी के अंदर जो सीप चलते हैं, वो ये लोग, हाँ कोई मशीन जरूर सुन सकता है, आपको सुन सकता है, तो वो लोग ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये साउंड ट्रेवल करता है, अगर वो किसी चीज से टकरा करके वापस आ गया तो वो लोग पता कर लेते हैं कि हाँ सामने, बेसिकली पानी में हम लोग तो क्लियरली देख नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, साउंड वेव छोड़ते हैं, वो किसी चीज से टकराता है, हाँ, जिसको हम लोग सोनार कहते हैं, तो टकरा करके वापस आता है, फिर उसको वो सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर कैलकुलेट किया जाता है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर वो ऑब्स्टेकल है। तो ये हमें सेफ रखता है हमारे शिप को अंडर वाटर। Which device is used to measure sound wave? गूगल कर लो, मुझे नहीं आता। साउंड वेव मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? ठीक है, अल्ट्रासाउंड का एक इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में अगर आपको जैसे बोन टूट गया या नहीं टूटा, कुछ अगर आपको इंटरनल कुछ चेकिंग करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग अल्ट्रासाउंड। आलोक रंजन को वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो मेरा दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, वीडियो क्लियर है। हाँ आलोक, आप फ्लाइट मोड में डाल के एक बार फिर से ऑन करिए, शायद नेटवर्क इशू होगा आपका। ठीक है, हाँ, अल्ट्रासाउंड एक जो हमारा बैट होता है, चिड़िया चमगादड़, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो लोग रात में चलना पसंद करते हैं, बिकॉज
अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है, अल्ट्रासोनिक वेव वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो टकराता है, टकराने के बाद फिर वापस वो सुनते हैं, फिर उनको अंदाजा लग जाता है कि सामने कुछ हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल है, तो करस्पॉन्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। असल मुझे आइडिया नहीं है which device is used for measuring infrasonic and ultrasonic. Best way है you have Google, go through that. है ना? There are a lot of device का नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, पर हाँ हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है। ओके ठीक है। अब ये हमसे जीके ना पूछा करो यार, ये तो मेरा जीके ऐसे ही कमजोर है। फिजिक्स पूछो। भारत कब आजाद हुआ था इतना ही पता है मुझे जीके में। Why we can't hear sound producing by bats? Because जो बैट के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है that is ultrasonic and we can't hear ultrasonic sound. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर इंस्ट्रक्टिंग देयर डॉग्स। तो अपने कुत्तों को वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए अल्ट्रासोनिक विजन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें नहीं पता चलता है पर कुत्ते समझ जाते हैं, अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करते हैं या उसके बात को वो समझ पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। इसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। वो टर्मिनोलॉजी क्या था, एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने बोला था ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चर में ही आपका सारा टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम लोग बोलते थे कि दिस इज द एम्पलीट्यूड, है ना, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम distance traveled in one complete oscillation is called wavelength represented by lambda. lambda को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। एम्पलीट्यूड भी डिस्टेंस है तो हम लोग किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। और यहां से यहां तक मतलब वन लैम्डा कंप्लीट, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है दैट विल बी नोन एज टाइम पीरियड। ओके, और वन टाइम पीरियड में जितना भी ऑसिलेशन, 1 सेकंड में जितना भी ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज, और लिखते हैं जेड। टाइम पीरियड का यूनिट जो टाइम पीरियड है उसका जो यूनिट है दैट इज सेकेंड, जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट है हर्ट्ज। क्लियर? सो एक यहां से हमारे पास फॉर्मूला भी बनता था दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये हमें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी को आपको हर्ट्ज के फॉर्म में भी दे सकते हैं या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड भी कहा जा सकता है। So it can also be called as number of vibration per second. क्वेश्चन में आपको कभी ये भी दे देगा कि इफ नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड is equal to 500, then find out the time period. कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Are you all here? सब लोग हो? Yes sir. Okay. तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये टर्म भी दिया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में ढूंढोगे कि फ्रीक्वेंसी दिया है कि नहीं दिया। They both are same, number of vibration per second और फ्रीक्वेंसी both are same. तो ये फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट यहां से निकल के आ जाता है दैट इज सेकंड इनवर्स। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी,
व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आपको ऑप्शन दे दिया गया मीटर, दूसरा मीटर इनवर्स, तीसरा सेकेंड, और चौथा सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर तो हर्ट्ज है ही नहीं, हाँ, ऑप्शन कौन सा होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अनीस बोल रहा है मीटर इनवर्स 4। अरे हाँ ठीक है। रौनक सी क्यों? सेकेंड तो टाइम पीरियड का होता है ना, सेकेंड इनवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये दोनों आपको याद रखने हैं। यस, इट विल बी 4। दोनों आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी होता है और सेकेंड इनवर्स भी होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पिच, श्रील एंड लाउडनेस। ये तीन टर्म इस्तेमाल किए थे हम लोग, पिच, श्रील एंड लाउडनेस। देखिए, पिच और श्रील दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड बोथ आर डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड, मतलब कौन सा क्वालिटी, फिर मतलब रिगार्डिंग व्हाट, कौन सा क्वालिटी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। क्या दिया है क्वालिटी में? हो सकता है उसका अदर नेम भी होंगे, क्वालिटी और टिम्बर। हाँ, तो दिया क्या है ये भी तो बताओ, क्या लिखा है टिम्बर के बारे में? द सोर्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड टिम्बर, ये लिखा हुआ है। बताओ। पिच एंड श्रील आर सेम, ऑलमोस्ट सेम कह सकते हो। यस, पिच एंड श्रील आर ऑलमोस्ट सेम, बस इनके टर्मिनोलॉजी अलग अलग है ना। तो the quality is used to distinguish the sound emitted by musical instrument। अच्छा, चलिए ठीक है। नया टर्म क्या होगा? It is characteristic of sound which enables us to distinguish between the sound and even the same loudness। हाँ बिल्कुल, तो बेसिकली जो आप डिस्टिंग्विशिंग की बात कर रहे हो ना, वो आप पिच एंड श्रील से भी डिस्टिंग्विश किया जाता है, जिसे आप मेन श्रील और क्वालिटी एक होगा, विल कंफर्म यू। मैं इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि श्रील फ्रीक्वेंसी से मेजर किया जाता है, जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका उतना ही ज्यादा श्रील, और दो साउंड के बीच में जो डिस्टिंग्विशिंग है, हाँ, तो श्रील को क्वालिटी कहा जाता होगा, आई डोंट नो, बट जिस हिसाब से आपके बुक में जो फंक्शन लिखा गया है, दैट इज द फंक्शन ऑफ श्रील। तो श्रील क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका उतना ही ज्यादा श्रील होता है ना। तो श्रील से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये किसका साउंड हो सकता है, लाइक मेन, बॉय, गर्ल, इन सब के साउंड के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो दैट विल बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ श्रील। मेन का श्रील कम होगा,
मतलब उनका आवाज पतला कम होगा, टोन पतला होगा, सॉरी टोन उनका मोटा होगा, ज्यादा उनका भारी आवाज निकलता है फॉर मेन। दैट मीन्स उनका श्रील कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, उनका वेवलेंथ ज्यादा है। जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। और जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका श्रील कम होता है। मतलब आप इतना ही समझ लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं श्रील और पिच दोनों। पिच देखिए किसको बोलते हैं, पिच मतलब होता है जैसे अगर आपने ये एक ड्रॉप, ये टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना हो गया 1 2 3 4, हम लोग बोलेंगे कि इसका 4 पिच है ना, 4 पिच है इसके। ये हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों सेम है, वी कैन से दैट दोनों का ऑलमोस्ट जो जो डिटरमाइनिंग बॉडी है जिसके द्वारा आप डिटरमाइन करते हैं वो सेम है। हालांकि ये पिच थोड़ा सा शरीर से डिफरेंट है। पिच मतलब हो जाता है ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट किया जाता है पिच में, वो थोड़ा सा आप बाद में आप देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना ही समझ जाइए, हाँ यू कैन से दैट, यू कैन से दैट आनंद। बट आप अभी इतना ही समझिए कि ये जो पिच और श्रील है ये दोनों फ्रीक्वेंसी से डिसाइड किया जाता है। ऑब्वियसली जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसमें उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप्स होगा या नंबर ऑफ क्रेस्ट होगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप होगा उसका पिच उतना ही ज्यादा हाई होगा, जिसमें जितना कम होंगे उसमें पिच उतना ही कम होगा, है ना। श्रील भी एक तरह से जो आपने बोला कि आप बोल सकते हो कि क्वालिटी ऑफ साउंड है ना। जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका आवाज उतना ही सुरीला होगा, टोन एकदम पतला होगा। जिसका कम फ्रीक्वेंसी उसका आवाज उतना ही मोटा होगा, भद्दा होगा। जैसे हम लोगों का आवाज भद्दा होता है, ठीक है, हमारा आवाज सुरीला नहीं होता है। हाँ, पर ये एक एडवांटेज है कि जिसका श्रील कम है, जिसका श्रील कम है उसका वेवलेंथ उतना ही ज्यादा होगा और उसका साउंड ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है ना। तो अगर मेन चिल्लाएंगे तो वो ज्यादा दूर तक सुनाई देगा। अब बिल्कुल अभी देखो सिंगर का क्या, बिना सिंगर का भी किसी किसी का वोकल कॉर्ड उस हिसाब से, अब मैं उस एक दो एक्सेप्शन होते हैं जिनको हम कंसीडर नहीं करते। हो सकता है ऐसा कि किसी मेन का भी आवाज लड़की की तरह हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। पर 100 में से 95-98% लोग ऐसे होंगे जिनके आवाज मोटा ही मिलेगा। So let's move on. I think ये क्लियर होगा श्रील एंड पिच के बीच में। बोथ आर, आई एम नॉट सेइंग बोथ आर सेम, ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज दे आर डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो श्रील ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा। बट लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड, डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। और जो लाउडनेस है इसका एक यूनिट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। डेसिबल शॉर्ट में इसको डीबी बोलते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी, ओके। तो लाउडनेस हम लोग डेसिबल से मेजर करते हैं। हाँ दीदी बोलिए। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट प्लीजेंट साउंड एंड नॉइज। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग प्लीजेंट साउंड तक रुक गए थे। व्हाट अबाउट प्लीजेंट साउंड? देखो, जो आवाज हमें अच्छा लगता है उसको हम लोग बोलेंगे प्लीजेंट साउंड, है ना। लाइक म्यूजिकल साउंड,
अगर कोई म्यूजिक बजा रहा है तो वो साउंड हमें अच्छा लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लीजेंट साउंड। लेकिन जो हमें प्लीजेंट नहीं लगता है उसको हम लोग बोलेंगे, हाँ दीदी, 80 डेसिबल के ऊपर हमारे लिए साउंड अनप्लेजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड उसको बोलते हैं, या उसको हम लोग नॉइज भी बोलते हैं, है ना। तो नॉइज के लिए कोई डेसिबल डिफाइन नहीं किया गया है कि 50 डेसिबल या 60। समीर, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मोर श्रिलनेस को हम लोग कहेंगे प्लीजेंट या अनप्लीजेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें अच्छा लगता है दैट इज प्लीजेंट, दैट्स इट। जो हमें अच्छा नहीं लगता है दैट इज कॉल्ड नॉइज, अनप्लीजेंट। अब वो जरूरी नहीं, अभी से मान लो नींद में सोए हुए हो, कोई म्यूजिक बजा रहा है, उस समय अच्छा नहीं लगता है, उस समय उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइज ही बोलेंगे। लेकिन जो बजा रहा है उसको अच्छा लगता है तो वो क्या बोलेगा, मेरे लिए ये प्लीजेंट है, प्लीजेंट साउंड है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। पर कुछ जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो जनरल देखते हुए बनाए गए हैं। जैसे कि रात को 10 बजे के बाद नॉर्मली सब लोग सोने की कोशिश करते हैं। 10,000 hertz of music we like but we strike, क्या बोल रहे हो, on metal 10,000 hertz it's hateful, बिकॉज जो आप मेटल पर जो आप स्ट्राइक करते हो तो वहां से इरेगुलर वाइब्रेशन होता है। मेनली जो नॉइज जो प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू द इरेगुलर वाइब्रेशन। जैसे आप म्यूजिक बजाते हो, आप हारमोनियम बजा रहे हो या गिटार बजा रहे हो, तो गिटार बजा रहे हो तो एक समय में आप रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। अभी जिसको गिटार बजाने नहीं आता है, अगर वो गिटार बजाने लगे पूरा सारे उसके जितने भी वायर्स हैं सबको एक साथ में वाइब्रेशन में डाले, क्या आपको वो गिटार अच्छा लगेगा? चाहे वो 10,000 हो या 5,000 हो, किसी भी 1000 पर रहने दो, अगर उसको गिटार बजाने नहीं आता है तो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, टेम्पल साउंड का साउंड श्रिलनेस है, दैट सीम्स टू बी प्लीजेंट, सीम्स टू बी, क्या वो अच्छा ही लगता है। पर सबको अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो घर में एक दरवाजे पर देखे होंगे कोई एल्युमिनियम का भी ऐसा ऐसा रॉड डाल करके रखता है, जो पर्दा खोलने पर कभी कभी ऐसा आवाज करता है, टन टन टन, तो वो सब थोड़ा साउंड आपको अच्छे लगते हैं। पिच चेंज कर सकते हैं या बिल्कुल, जब हम लोग चिल्लाते हैं जोर से तो पिच चेंज हो जाता है, या कभी गला फंस गया, गला खराब हो गया, इसका मतलब क्या है, आपका पिच चेंज हो जाता है। हाउ यू ट्रेवल मोर डिस्टेंस। अब ये कितना ज्यादा दूर ट्रेवल करता है? हमेशा के लिए रौनक, अब ये तो आप बायोलॉजी वाले सर से पूछना, क्योंकि ये चीड़ फाड़ हमारे बस की बात नहीं है। किधर ऑपरेशन करेंगे, आपका वोकल कॉर्ड चेंज कर देंगे, हो सकता है, बायोलॉजी है, साइंस है, मेडिकल साइंस अभी बहुत डेवलप हो गया। अभी तो लोग हार्ट चेंज कर सकते हैं, तो आपका वॉइस चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? किसी दूसरे का वोकल कॉर्ड काट के आप में लगा देंगे, हो जाएगा आपका चेंज, है ना। क्यों सिंगर बनना चाहते हो क्या? साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकंड, किसी किसी बुक में 340 मीटर पर सेकंड भी दिया गया। प्रत्युष, और कोई डाउट? ओके। मुझे लगा सिंगर बन रहे हो तो वोकल कॉर्ड चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो प्लीजेंट साउंड किसको हम लोग बोलेंगे? दो साउंड which gives us pleasure, those sound which gives us pleasure are called pleasant sound।
ठीक है, जो हमें प्लेजर देंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्लेजेंट साउंड, और नॉइज किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अनप्लेजेंट साउंड, है ना। अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि जो भी इतने डेसिबल के ऊपर नॉइज बोलेंगे इसे। हाँ, नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी भी इंसान को अगर उसको समझो 18,000 हर्ट्ज 15,000 हर्ट्ज का आपको साउंड बजा दिया जाए, उसके कान के पास ला करके, आपको बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हो और आप जाकर के डीजे के पास एकदम कान लगा के खड़े हो, आपको कभी वो प्लीजेंट फील नहीं होगा, है ना। तो नॉर्मली उसको हम लोग नॉइज बोल देते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा होगा, प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड produced by regular vibration, regular vibration, है ना। अगर आप किसी पैटर्न में किसी चीज को वाइब्रेट करा रहे हो तो वो हमें प्लीजेंट साउंड दे देता है। अब जैसे आप टेम्पल बेल की बात करो, टेम्पल बेल ही लेकर के और आप टन 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 दिन भर बजाते रहे तो आपको प्लीजेंट नहीं लगेगा। हाँ, वो प्लीजेंट कब लगेगा, टन टन टन। अब लगातार उसको पीट रहे हैं टन 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 टन, कभी वो प्लीजेंट नहीं लगेगा। तो अगर वो एक रेगुलर वे में अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो आपको प्लीजेंट लगेगा, है ना। नॉइज जो होता है वो क्या होता है, नॉइज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू irregular vibration, irregular vibration, ठीक है। जो नॉइज होता है वो इरेगुलर वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। प्लीजेंट साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, ये आपका हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और नॉइज कौन प्रोड्यूस करता है, आपका व्हीकल्स हो गया, व्हीकल साउंड। व्हीकल साउंड जो होता है वो हमें नॉइज प्रोड्यूस करता है। क्लियर है सबको। हाँ समीर बोलिए। म्यूजिक एट्स हाई वॉल्यूम कह सकते हैं वो नॉइज होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए बोला क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक सर्टेन लेवल तक अच्छा लगता है। यस, टेम्पल बेल इज आल्सो वी कैन राइट इट एज ए प्लीजेंट साउंड। The intensity of sound decreases when travel very क्या लिखे हो, एक मिनट। Intensity of sound decreases when they travel more distance. Yes समीर, this is true. क्या नॉइज से अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना। जहां नॉइज, समीर आपका आंसर मैं पहले दे देता हूँ। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम, या बोल सकते हो कि पावर और यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे साउंड ट्रेवल करता है ये अपना एनर्जी एयर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन में लूज कर देता है। अगर मैं अपना एनर्जी किसी को दे देता हूं तो इसका मतलब मेरा एनर्जी कम हो गया। तो साउंड अपना एनर्जी एयर मॉलिक्यूल्स को दे देता है फॉर इट्स वाइब्रेशन। तो जितना ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा वो उसका एनर्जी उतना ही कम होते जाएगा, और अगर एनर्जी कम होते जाएगा तो इंटेंसिटी कम होते जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये?
समीर, समीर क्लियर है क्या? नेक्स्ट डाउट कौन सा था? क्या नॉइज अपने, हाँ बिल्कुल रौनक, नॉइज से एटमॉस्फेयर को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आप जहां पर डीजे बजा रहे हैं तो उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट होने लगेंगे, तो वहां पर डेंसिटी कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स वहां से दूर भाग जाएंगे, दूर भागने लगेंगे, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा हाई डीजे बज रहा है तो वहां पर खड़ा हो गए तो एक आपको ऐसा देखोगे कि एयर का एक प्रेशर आपको धक्का दे रहा है जैसे, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप अल्ट्रासोनिक वेव अगर आप प्रोड्यूस करने लगते हो, साउंड प्रोड्यूस करने लगते हो, तो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर के जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो सब मर जाए। हाँ, रात को 10 बजे हम लोग इसलिए बंद कर देते हैं, डीजे अलाउड नहीं है रौनक, बिकॉज रात में बाकी सारे एक्टिविटी साइलेंट हो जाते हैं। जैसे अभी दिन में क्या है, मैं इधर चिल्ला रहा हूँ, कोई बाहर उधर काम कर रहा है, कोई उधर छीपा लोटा पटक रहा होगा, बाहर कोई गाड़ी चला कर जा रहा होगा, तो अभी सब तरह से साउंड आ रहा है, एटमॉस्फेयर में चारों तरफ साउंड ही साउंड है। क्लियर? हाँ, लेकिन रात में क्या होता है, ये सारी एक्टिविटीज बंद हो जाएगी। अब उसमें से अगर कोई एक आदमी अगर आवाज करता है तो वो बाकी सारे साउंड, कोई साउंड ही नहीं है, सिर्फ अकेला मार्केट में वही है, तो वो लंबा दूर तक जाता है। अब अनिस बजाते हैं तो बजाते हैं, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। अपना अपना एक शौक भी होता है। वैसे अगर शहरों में जाए तो चाहे किसी का भी शादी रहने तो 10 से 11 बजे नॉर्मली बंद हो जाता है। एंजाइटी मीन्स तुम ही बता दो समीर, एंजाइटी मीन्स क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। एंजाइटी मीन्स क्या होता है भाई लोगों, तुम ही बताओ। ये हो गया क्या? गूगल करो ना, डिक्शनरी में देखो। ये हो गया। नॉइस हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना। नॉइस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी, इरिटेशन, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब के सब नॉइस की वजह से आता है ना। स्लीपलेस, नींद नहीं आना, ये सब नॉइस की वजह से आता है। तो कुछ नॉइज हैज ill effect on our health, like heart problem, irritation, sleeplessness, ये सब जो कुछ बीमारियां हैं, हेडेक, आप बोल सकते हो हेडेक, ये सब नॉइज के वजह से हमारे अंदर आ जाता है। हाँ, एंजाइटी भी है। एंजाइटी मतलब होता क्या है? टेंशन, हेडेक उसी को बोल सकते हैं, हाइपर टेंशन, हेडेक बोल सकते हो, वो तरह से। एंजाइटी मीन्स क्या होता है? इम्पेशेंट ऑफ हियरिंग। इम्पेशेंट मतलब क्या होता है? हाँ, अब मोबाइल रेडियो वेव पे काम करता
रेडिएशन इज साउंड। हाँ ठीक है, देखो एंजाइटी एक तरह से अपना डिजीज है, उसके कुछ अपने लक्षण है, वो लक्षण आप डिटेल में पढ़ सकते हो। रेडियो वेव से भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियो वेव भी हम लोगों के लिए हानिकारक है क्या? देखिए हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं है, पर हाँ है, बिल्कुल है। थोड़ा सा देखो ये सब आप लोग जो पूछ रहे हो, ये सब थोड़ा आप लोग आगे पढ़ोगे डीप फिजिक्स में, डीप मतलब 12th में पढ़ोगे। हर एक वेव जो ट्रेवल करता है उसका अपना एक एनर्जी होता है ना? तो जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसका उतना ही ज्यादा एनर्जी होता है। रेडिएशन इज क्वाइट डिफरेंट। रेडियो एक्टिव आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे। हाँ लोग, हर वेव बोला तो हर वेव हानिकारक होता है, रेडियो वेव भी हानिकारक होता है। इसलिए तो अभी अब रेडियो वेव में भी हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, ये सब सारी फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव भी हमारे लिए हानिकारक। Shrill has higher amplitude. Shrill has nothing to do with amplitude. A lower amplitude can have higher shrill. हाँ हाँ हाँ, एंजाइटी का मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकता है। रेडिएशन और सोनिक में डिफरेंस ये है, बिकॉज जो रेडिएशन होता है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन एनर्जी होता है ना? ये वेव के बोल सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी का जो वेव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, जैसे गामा रे, अल्फा रे, ये सब रेडिएशन में आ जाता है ना? जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, जिनके वजह से किसी का मौत भी हो सकता है। रेडियो वेव से हमारा मौत नहीं हो सकता है, इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ इरिटेशन ओनली, बट रेडिएशन जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उनसे हमारी मौत हो सकता है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो वेव होते हैं उनको हम लोग रेडिएशन कह सकते हैं। सोनिक तो हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग सुन सके या जिसको हम लोग सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोनिक। अब जो सुन सकते हैं उससे नीचे इंफ्रासोनिक, उससे ज्यादा अल्ट्रासोनिक। टोन एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो आपका फ्रीक्वेंसी है या क्वालिटी ऑफ साउंड ही है एक तरह से टोन। किसी का टोन हाई होता है, किसी का टोन लो होता है। तो जब भी हम लोग टोन की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी ऑफ साउंड, दैट इज स्टिलनेस। और कुछ? चलिए, सो साउंड जो नॉइज होता है ये हमारे हेल्थ पर बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज? हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज? नॉइज को कंट्रोल करने का तरीका क्या हो सकता है? रिड्यूस यूजिंग व्हीकल्स। चलिए अच्छी बात है, जो कि पॉसिबल तो नहीं है। बैट के पास सुपरसोनिक वॉइस होता है क्या? सुपरसोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक। देखिए सुपरसोनिक जो होता है ना, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, these terms are used for comparing with the speed of sound. एक होता है इंफ्रा और एक होता है अल्ट्रासोनिक। ये कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, है ना? ऑडिबल रेंज का जो साउंड होता है इसके साथ कंपेयर किया जाता है। और लाउड स्पीकर को हम लोग बैन नहीं कर सकते ना। हाँ, ये एक अदिति आपने बोला, ये ठीक है। क्रिएटिंग साइलेंस जो
कुछ जो नेसेसरी एरिया है जहां पर आप साइलेंस जोन क्रिएट कर दीजिए, लाइक स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कुछ जो सेंसिटिव एरिया है जहां पर आप उसको साइलेंस जोन क्रिएट कर दीजिए। दूसरा क्या है, factories and industries should not operate near residential area. Yes, Aditi, that is another one. Factories and industries should do not situated or operated near residential area. ऐसा चीजें बताइए जो कि फिजिबल हो। हाँ ठीक है, म्यूजिक जो भी प्ले करना है आप, प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड, रोड के किनारे किनारे ट्री लगाने से हमारे लिए बहुत फायदा होगा। समीर, हमारे कान दर्द क्यों नहीं करते हैं? अब दैट इज आवर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ, प्लांटिंग हमें हेल्प कर देता है, बिकॉज देखो एक तो प्लांट आपका उससे जो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, एक क्रिएट्स अ बैरियर, जो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो जाता है वो उस ट्रीज के साथ टकरा करके फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसका बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। इस वजह से बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है साउंड ड्यू टू व्हीकल्स। जो रोड के साइड जो व्हीकल की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो रुक जाता है ना। और जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्री में ईयरबड्स पहना जाता है टू प्रिवेंट नॉइज। अब मशीन को तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर दे बाय वियरिंग ईयरबड्स। रौनक, डिजाइन तो हम लोग कर सकते हैं बट दैट इज नॉट फिजिबल ना। आप जितना ज्यादा अच्छा मशीन खरीदने जाओगे उतना ज्यादा पैसा लगता है, तो उतना पैसा कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? अब साइलेंस डिवाइस फिर भी लोग तो बुलेट ही खरीदना चाहते हैं ना, ताकि दूसरों को पता चले कि हम आ रहे हैं। अदिति, ये नियम तो है, हाँ, ये वन ऑफ द आपका बोल सकते हो कि आपका एक मेथड है पैनलाइज द व्हीकल्स। आप व्हीकल को पैनलाइज कीजिए जिसका नॉइजी साउंड है या फिर हाई लाउड साउंड है। ठीक है, पर मैं टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, हाँ ठीक है। तो लॉट ऑफ रीजंस है, इनमें से कोई 3-4 आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज। अब जितना आप लोग ये गूगल पर देख देख के बताए हो, ये सारा आप एग्जाम में लिखते हैं, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कान ब्लॉक करते हो तो नॉइज कम हो जाता है। अच्छा, बुक में से देख के बताया, बुक में से देख के मत बताया करो, ये आप लोग याद भी रखा करो। मुझे बता के कोई फायदा नहीं, मैं कल भूल ही जाऊंगा फिर से। Trees had many number of advantages, of course, it had many number of advantages. चलिए, तो ये हो गया हमारा नॉइज
प्रेजेंट नॉइज, प्रेजेंट नॉइज नहीं होता है, नॉइज अनप्रेजेंट होता है। अच्छा याद है दीदी, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप जो आप लोगों का सेंटर पर एग्जाम होगा आप लोग सही में अच्छे से लिखोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब तो आपके मार्क्स ही बताएंगे। याद है तो अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। सो अभी तक हमारा प्लेजेंट साउंड हो गया, अनप्लेजेंट साउंड हो गया, टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब ह्यूमन ईयर बच गया। सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन ईयर। इंसान, अभी हमें फिगर भी बनाना है हमारे। क्या आलोक, क्या एक्सप्लेन करना है? सेंटर पर मतलब कोचिंग सेंटर पे जब ऑफलाइन मोड में आप लोगों का एग्जाम होगा और आप लोगों को घर से जब कोई हेल्प नहीं मिलेगा तो वहां पर ओरिजिनल आप लोगों का टेस्ट होगा। अभी तो ऑनलाइन में क्या कर देते हो, बगल में बुक रख लेते हो सामने। ऐसा मैंने इसका एग्जाम दी भी है, मतलब नहीं समझा। चलिए इट्स ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। सो ह्यूमन ईयर, बैक टू द सिलेबस, वापस आते हैं। हम लोग कैसे सुनते हैं इसका डिस्कशन है, ह्यूमन ईयर। वंस यू नो अबाउट द ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है। वीडियो लाइक कर रहा है क्या? ओके 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 ओके, जस्ट वेट। वेट फॉर अ मिनट। सही हो गया? अरे वाह, वीडियो सही हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम लोग, हाँ ओके तनिषा। सो हम लोग कैसे सुन पाते हैं ये हम लोग जानेंगे बाय नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ईयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आप लोगों का अगर ड्राइंग अच्छा होगा तो जानते हो ड्राइंग कैसे बनाना है। ये हमारा हो जाएगा कान, अच्छा होगा। और यहाँ पर लगा रहता है ईयर ड्रम, और इसके पीछे कुछ ऐसा हैमर टाइप का रहता है, एंड देन इट इज लाइक ऐसा। फिर यहाँ पर बन जाता है कॉपिया। कॉपिया कैसे बनता है? ऐसा, इस तरह से करता रहता है कॉपिया। ठीक है, तो हमारा कान कुछ ऐसा ही होता है। मैं उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाता हूँ, फिर भी कोशिश किया है। तो ये जो है हमारा आउटर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज आउटर पार्ट। तो हम लोग ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज, दिस वन इज आउटर, ये आउटर पार्ट में हो गया। एंड देन टिल हियर, यहां तक बोल सकते हो, दिस विल बी नोन एज मिडल ईयर, middle part, and then here after it you can say that this will be called as inner ear। तो हम लोग अपने कान को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट यहां सब हमारा हो जाएगा आउटर, देन मिडल पार्ट, एंड देन इनर ईयर। हाँ अच्छा,
नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया है, मुझे नहीं आइडिया। कान कुछ ऐसा ही होता है, इतना मुझे पता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल, नहीं बोलते इसको पीना बोलते हैं। ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पीना। अच्छा, इसका क्या काम है, ये क्या करता है? हाँ जी, साउंड को कैच करता है। जैसे अगर कोई बोलता है ना, तो ये क्या करता है, ये इट एक्ट्स लाइक एंटीना, ये ऐसा कर लेता है। अगर तुम बोलो और कान के पास ऐसे दोनों हाथ लेकर के चले जाओगे तो आपका साउंड और ज्यादा क्लियर सुनाई देगा। अगर किसी ने बोला नहीं सुनाई देता, तो क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोले, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एंटीना यहाँ पर ऐड करते हैं और ट्राई टू कैच मोर साउंड, ताकि हमें इजीली अच्छे से सुनाई दे, है ना। तो ये जो पीना है ये आपका एंटीना की तरह काम करता है। इट ट्राई टू कैच साउंड्स। और फिर जो आपका यहाँ पर होल है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से हमारा साउंड वेव इंटर करता है, साउंड वेव मूव करते जाता है। और ये जो पार्ट है, यहाँ पर आने के बाद एक रबर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, है ना। भोजपुरी बोला ना, कान के चदरा, ये है चदरा, ईयर ड्रम, है ना। तो ये क्या करता है, ये साउंड वेव यहाँ पर जाता है और ईयर ड्रम को बीट करता है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट कराता है। एंड देन इसके पीछे हमारे पास होता है लिक्विड, ये लिक्विड होता है जो वाइब्रेट करता है, जो ड्रम वाइब्रेट करता है, ये इसका जो वाइब्रेशन है ये ट्रांसफर होता है टू द इनर ईयर, अंदर के कान तक ये लिक्विड ही ट्रांसफर कर पाता है यहाँ का वाइब्रेशन, है ना। ये जो पार्ट है यहीं पर एक छोटा सा और चीज बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको, ये इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, पर जान लीजिए इसको हैमर बोलते हैं और इसको एनिल बोलते हैं। इसका फंक्शन आपको सब बाद में पढ़ने को मिलेगा, बस नाम जान लिए वो भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ईयर दोनों कान में होगा। फिर से वीडियो लाइक कर रहा है? और ये जो पोर्शन है यहां से लेकर के यहां तक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। जहां से साउंड ट्रेवल होकर के ईयर ड्रम तक जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ओके, फिर ये जो घुमावदार जो दिख रहे हो ट्यूब टाइप का, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया, वीडियो लाइक कर रहा है? ओके, give me a minute, I am just working. Please see, let me inform. यस सर, अब सही है सर, अब सही है। ठीक है ना? ओके, सो ये जो कैनाल है जहां से साउंड वेव ट्रेवल करता है टू द ईयर ड्रम, इसको हम लोग बोलेंगे ऑडिटरी कैनाल। ये जो घुमावदार जो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया। और इसके पीछे ये जो नर्व है यही जाता है टू द ब्रेन, ये जो नर्व है ये जाता है टू द ब्रेन, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, है ना। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको मेन चीजें याद रखनी है, जैसे अगर आपको एग्जाम में अगर कुछ भी दिया तो आप मेन चीजें ड्रॉ करिए। लाइक आप पीना के बारे में डिस्कशन कर दीजिए, ऑडिटरी कैनाल के बारे में बताइए, कॉक्लिया के बारे में बताइए, एंड ऑडिटरी नर्व के बारे में बताइए।
दैट्स इट, दैट इज मोर देन सब। हाँ, ईयर ड्रम के बारे में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ईयर ड्रम से रिलेटेड आपको कुछ एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है एनसीईआरटी में, अगर ध्यान से देखोगे तो एक प्लास्टिक का अगर आप घर में डब्बा होगा तो डब्बे के ऊपर जो बलून होता है ना, बलून, फटा हुआ बलून, उसके ऊपर आप रैप कर दीजिए, उसको बांध दीजिए, एंड देन डब्बे के नीचे से आप बोलिए, सो दैट रबर विल वाइब्रेट। यू कैन जस्ट फील इट कि ईयर ड्रम हमारा वैसा ही होता है, रबर के जैसा। हाँ अनिस, सबके पास एनसीईआरटी है तो सबने दिया होगा। तो वो रबर वाइब्रेट करता है, तो आपका जो ईयर ड्रम होता है ना, वो भी कुछ वैसा ही होता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर है। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो जा करके वाइब्रेट करता है। अभी कोई जाता है और आपके कान में बोल देता है, कभी कभी मजाक नहीं कर देता है, उस जोर से चिल्लाते हैं ना किसी दूसरे के कान में, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ हाई फ्रीक्वेंसी से अगर कुछ बोल दिया कान में तो ये ड्रम खत्म, रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा वो बलून, बलून खत्म, सुनना बंद। दिस इज हाउ वी कैन हियर, we can divide our ear in three parts, that is the outer part, middle part and inner part. The pinna which catches sound, collects sound, and then sound travels through the auditory canal, hits the eardrum, and this sound produced vibration in eardrum. Then this vibration is transmitted to cochlea by the liquid, and then from cochlea through the nerve a signal sent to the our brain, and thus we can hear the sound. ईयर का काम इतना ही है कि जो सुना वो ब्रेन को भेज दे, बाकी का सीपीयू इधर जाकर के कैलकुलेशन होता है कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। क्लियर है? हाउ कैन वी हियर? दिस इज ह्यूमन ईयर। समझ में आ गया? ओके तनिषा, आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? नहीं। नो सर। आप खुद से बनाइएगा, कोशिश करिएगा, मेरे से अच्छा ही बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा, बढ़िया वाला। और बना करके आप लोग बारी बारी से सर शायद यस। अच्छा, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच गया क्या? क्या होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट होना? व्हाट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट? हाँ ठीक है, बुक में दिया है तो पढ़े हो ना। हाँ, डायग्राम बना करके आपको थोड़ा सा लेवल भी करना पड़ेगा। हो गया ये? कुछ पार्ट्स तो आप लेवल कर दीजिए, क्योंकि फिगर बनाए और हाँ रौनक बताता हूँ, जस्ट वेट। ये हो गया ना? देखिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट आप कह सकते हो कि आपका सब कुछ सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका किसी ने कनेक्शन ही काट दिया ब्रेन से, तो आपके पास कान भी रहेगा, ईयर ड्रम भी रहेगा, सारा सिस्टम सब वर्क करेगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट भी करेगा, लेकिन जब तक अगर सिग्नल हमारे माइंड तक नहीं पहुंच पाया तो क्या हम लोग सुन पाएंगे अच्छे से? नो सर। उसको मैनिपुलेट कौन करेगा, समझेगा कौन उसको? ये तो समझता हमारा ब्रेन ही है। तो अगर मेन कनेक्शन अगर यहाँ से काट दिया जाए, कट गया ये, तो क्या हो जाएगा? आदमी सुन नहीं पाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, है ना? दैट कुड बी बाय बर्थ। किसी का जन्म से हो सकता है कि ब्रेन तक सिग्नल अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा होगा,
नर्व खराब हो जाए, नर्व डैमेज हो जाए, समझो किसी बाइक से एक्सीडेंट कर दिया और उसके दिमाग में कुछ ऐसा चोट लग गया जिसके वजह से ये सिग्नल उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो अचानक से उसका सुनना बंद हो जाएगा। ओल्ड एज में हो जाता है, यस, ओल्ड एज में हो जाता है। ईयर मशीन क्या करेगा, जो वॉइस रहता है उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। मतलब आप जो बोल रहे हो, अगर उसको हाई एम्पलीफिकेशन कर दिया जाए, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या करेगा, कुछ लोग मतलब जो डिफनेस होता है तो वो लो साउंड को नहीं सुन पाते। अब ये रौनक मैं कैसे बता सकता हूँ यार, ये बायोलॉजिकल थीम है, ये डॉक्टर लोग बताएंगे ना कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब किसी का ऑपरेशन करके उसमें नर्व जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, ये तो डॉक्टर जानते होंगे, मुझे नहीं पता। अनुमान मुझे मेरा ये कहता है कि देखो अब लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, अब एक नया इंसान बनाने का कैपेसिटी रखते हैं आज। बस अगर पैसे इन्वेस्ट करो तो सब कुछ पॉसिबल है ना। मेरा एक खुद का मॉडल दूसरा तैयार हो सकता है, तुम्हारे जैसा एक और इंसान दूसरा बनाया जा सकता है, दैट इज नोन एज क्लोनिंग। तो ये नर्व वगैरह जोड़ना, अब हार्ट जहां ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वहां एक छोटा सा नर्व, कौन सी बात, हार्ट से बहुत सारे नर्व निकलते हैं, तो रैप्चर नर्व जो होता है उसको रिप्लेस करके दूसरा नर्व लगाया जा सकता है। हाँ करता है, अगर सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन तो पॉसिबल है, नहीं तो राम राम सत्य है ना। देखो, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल कहते हैं ना, ये कैसा, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बशर्ते अगर आप सोच, किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर आप इस यूनिवर्स में रह करके अगर आप उस चीज को सोच पा रहे हो, दैट मींस दैट इज पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपके वो ब्रेन में भी नहीं आएगा, आप इवन सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, जो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच पा रहे हो, दैट मींस दैट मे बी पॉसिबल। एंड प्रोबेबिलिटी नेवर बी जीरो, आगे पढ़ोगे किसी चीज का प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होता बाय। है। देखो टाइम ट्रेवल अभी बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है। हाँ मतलब आप मरने के बाद कौन कौन देखा है, यू कैन जस्ट इमेजिन, मरने के बाद ये होता है वो होता है सब होता है, दिस ऑल आर, ये सब जो चीजें हैं ये लोगों को सही पटरी पर लाने के लिए कहते हैं, मरने के बाद तुम यहाँ चले जाओगे वहां चले जाओगे, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। ये कौन देखा है, किसने आगे बताया है कि मरने के बाद हमारे साथ बहुत ही अच्छा काम हुआ। ये फील करने के लिए हमारे पास बॉडी ही नहीं है, तो ये हमें कैसे पता। हाँ, अगर तुम्हारी आंखें हटा दी जाए तो तुम कैसे बता सकते हो कि दुनिया में कौन कौन से कलर है, तुम्हें नहीं पता है ना। ये सब तो हमारे जो 6 ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन, ये हमें बताता है कि कौन सी चीज को फील करना है, कैसे फील कर पाते हैं। दिस ऑल आर फीलिंग्स, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। मरने की बात छोड़ो, अगर कोमा में चले जाते हो तो तुमको किसी चीज की पता नहीं चलता, वो तो मरे हुए इंसान के बराबर ही तो है ना। उससे पूछोगे क्या उसने बहुत अच्छी दुनिया देखी। कर्तव्य, हाँ देखो, अभी देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग सीधे ढंग से समझ नहीं पाते, लोगों को पता नहीं है कि ये बुरा है ये सही है, तो उनको समझाने के लिए अब कौन उनको 10वीं से लेकर के मतलब पहली से लेकर के और बीएससी तक का फिजिक्स पढ़ाएंगे नहीं ना, एक छोटी सी बात समझाना है, दैट इज आप लोग ये जो कोमा में से निकल के आए उससे पूछना है कि कोमा में तुमने क्या देखा। सो हियर इज योर एंड ऑफ टॉपिक। टॉपिक रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज एनसीईआरटी आप सभी के पास है, आई नो, तो आप एनसीईआरटी से साउंड से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके
मुझे या शिवम सर को आप सेंड करिए, अपलोड करिए। रौनक नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। डोंट वेट फॉर अदर्स कि मैं आपको भेजूंगा तो आप सॉल्व करोगे उसका, ऐसा कुछ भी नहीं। व्हाई डेड मैन फ्लोट ऑन वाटर? अब इसका आंसर कौन बताएगा? आपके पास कौन सा बुक है रौनक? चलिए, आपके पास जो भी बुक है आप सॉल्व कर लीजिएगा, बशर्ते कि आप उसमें क्वेश्चन जरूर लिखिएगा कि आपका क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, जो भी है गुप्ता जी जो भी है आप उसे सॉल्व करिए और उसमें क्वेश्चन जरूर लिखिएगा ताकि मैं भी चेक कर पाऊँ, मुझे भी पता चले कि हाँ आपने लिखा क्या। बट एनसीईआरटी इज कंपल्सरी। एनसीईआरटी बेसिक बुक है। आप के नाग करिए, के गुप्ता करिए, एससी वर्मा करिए, डीसी डॉन करिए, मुझे नहीं पता, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के थ्रू आप जरूर जाइए। एनसीईआरटी इज बेसिक बुक। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट इज योर नेक्स्ट चैप्टर? साउंड के बाद कौन सा है? लाइट। ओके, सो नेक्स्ट विल बी योर लाइट। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे डाउट्स आप लोग लाइट के मुझसे पूछे हो इस चैप्टर के दौरान, तो नेक्स्ट में अपन लोग लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन कीप एंजॉयिंग, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। बाय सर। बाय।